ये कहानी चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी पूजा और एक बेटा साहिल था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। रामू के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूख से हमारी हालत खराब हो जाएगी। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। रामू खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों बैठे हो? पूजा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? पूजा, तुम्हें पता है ना कि हमारी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही है। अगर मैं ज्यादा खाद डालने की कोशिश करूंगा तो इससे मिट्टी और खराब हो सकती है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना बंद कर दूं। हर साल मैं थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी। उसके बाद मैं फिर से उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये वाकई ठीक रहेगा। इससे न केवल आपकी जमीन की सेहत बनी रहेगी, बल्कि उसमें उगने वाली फसलें भी स्वस्थ और मजबूत होंगी। हाँ, लेकिन तब तक मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी जमीन नहीं है और घर का खर्च चलाने के लिए साहिल की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से जुटाऊंगा? यह मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। आप एक काम क्यों नहीं करते? गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वे बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। वे आपकी जरूरत के समय मदद जरूर करेंगे। उनकी बात सुनने और उनकी सलाह लेने से आपको कुछ समाधान मिल सकता है। हाँ पूजा, यह वाकई ठीक रहेगा। काका न केवल मेरी जमीन की समस्या का समाधान करेंगे, बल्कि अगर वे मुझे कोई नया काम करने की सलाह भी देंगे तो वे उसमें भी मेरी मदद करेंगे। ठीक है पूजा, मैं कल सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह रामू जमींदार से मिलने के लिए उनके घर की ओर चल पड़ता है। जब वह जमींदार के घर के बाहर पहुंचता है तो वह जमींदार को आवाज लगाता है। काका, काका, मैं रामू हूँ, आपको मिलने आया हूँ। रामू की आवाज सुनकर जमींदार दरवाजे से बाहर निकलता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे रामू, आओ बेटा, कैसे आए? क्या हाल है? हाँ काका, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। मेरी जमीन की हालत ठीक नहीं है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। तो इसमें परेशान क्यों हो बेटा? बताओ, क्या समस्या है? मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ। मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है, इसलिए अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या करूँ। मेरी जमीन की हालत खराब होती जा रही है और मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूं, यही चिंता मुझे सता रही है। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है जो अभी खाली पड़ी है। तुम उस पर खेती कर सकते हो। मैं तुम्हें उस जमीन का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ। इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और तुम्हारे परिवार का पेट भी भरेगा। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपकी जमीन पर मैं खेती करूंगा तो इसका फायदा मुझे होगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता, लेकिन मैं आपको नुकसान में नहीं डाल सकता। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखभाल भी करोगे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा शहर में रहता है, इसलिए मेरी जमीन की देखरेख करना मुश्किल हो गया है। इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी।
ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। मैं आपकी जमीन की देखभाल अच्छी तरह से करूंगा और खेती भी करूंगा। रामू जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। रामू अपने घर पहुंचकर पूजा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ पूजा, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि 1-2 और खेत खरीद लूं, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई समस्या आए तो हम उसके लिए तैयार रहें। अगली सुबह रामू जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो कहता है, पूजा सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, इसलिए मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर हो सकती है। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और साहिल खाना खाकर सो जाना। मुझे चिंता होगी कि तुम दोनों मेरा इंतजार कर रहे होगे, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। वो लेकर ही जाना और रास्ते में कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके पसंदीदा खाने को पैक किया है, तो उसे समय पर खाना मत भूलना। फिर क्या था, रामू अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। रामू अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। रामू को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही रामू चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ रामू सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह से अब रात हो जाती है और पूजा रामू का इंतजार कर रही होती है। पूजा को चिंता होने लगती है कि रामू अभी तक घर क्यों नहीं आया है। वह सोचती है कि क्या रामू को कुछ हुआ होगा। माँ को इतने परेशान देख साहिल पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि उन्हें घर आने में देर हो सकती है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा समय हो गया है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। आप चिंता न करें, वे जल्दी ही घर आ जाएंगे। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए, मैं यहाँ बैठकर पिताजी का इंतजार करूंगा। साहिल की बात सुनकर पूजा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब पूजा देखती है कि रामू अब तक घर नहीं आया है तो वह परेशान हो जाती है। अपनी चिंता को दबा नहीं पाते हुए वह सीधा जमींदार काका के घर की ओर चली जाती है। पूजा जमींदार काका के घर पहुंचकर उनसे रामू के बारे में पूछने लगती है। काका, रामू कल आपके खेत पर काम करने गए थे, लेकिन वे अब तक घर नहीं आए हैं। क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि रामू कहाँ है। मैं अपने आदमियों को बुलाकर पूरे खेत की तलाशी कराऊंगा और रामू के बारे में पता लगाऊंगा। तुम चिंता न करो, मैं जल्दी ही रामू के बारे में खबर लेकर आऊंगा। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को बुलाता है और उसे रामू की तलाश करने के लिए अपने खेत पर भेजता है। घनश्याम तुरंत जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। ये क्या, रामू का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ घनश्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें रामू मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। जब घनश्याम जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी पूजा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। जमींदार घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजता है और पूजा को समझाने लगता है। पूजा, तुम चिंता न करो, हम रामू को जल्दी से जल्दी वैद्य जी के पास ले जाएंगे। फिर क्या था, जमींदार पूजा को लेकर रामू को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है
और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और पूजा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा रामू बेहोश हालात में खेत में गिरा था। पूजा रामू के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी रामू की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है रामू की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर रामू की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर रामू के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये अब कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य जी रामू की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले रामू को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो पूजा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम रामू की अच्छे से देखभाल करो, देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तुम मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और साहिल के लिए खर्चा भेजता रहूंगा। जमींदार के जाने के बाद वहां साहिल आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर पूजा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में एक सांप ने काट लिया था, जिस कारण वे बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने के लिए कहा है। उन्होंने बताया है कि इन दवाइयों से तुम्हारे पिताजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमें बस उनकी देखभाल करनी है और दवाइयाँ समय पर देनी है। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालोगी और घर का खर्च देखोगी? नहीं माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो। मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। साहिल की ऐसी बातें सुन पूजा भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर पूजा साहिल को वहां से पढ़ने भेज देती है। अगले दिन पूजा जमींदार काका से मिलने जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और रामू की तबीयत अब कैसी है? काका, रामू की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने रामू को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दें। मैं उस जमीन पर काम करके अपने घर का खर्च चला सकूं और साहिल की पढ़ाई का खर्च भी उठा सकूं। बेटी, मैं हूं ना, तुम्हारे घर की सारी खर्चा मैं हर महीने भेज दिया करूंगा। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? जमींदार पूजा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर पूजा जमींदार की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर में पूजा की बातें सुनने के बाद जमींदार सोच में पड़ जाता है। मुझे लगता है पूजा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो रामू का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं पूजा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है पूजा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। गांव के अंदर भी मेरे पास जमीन है, तुम उसी जमीन पर खेती कर सकती हो। अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है। वो खेत
जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ, तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरों के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं साहिल की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। रामू का सपना था कि साहिल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। साहिल की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं रामू के सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी कठिनाई का सामना करने को तैयार हूँ। जमींदार पूजा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। पूजा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे पूजा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी वह साहिल की पढ़ाई में खर्च करने लगी। पूजा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच रामू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और पूजा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक रामू को होश आ गया। रामू को होश में आते देख पूजा बहुत खुश हो गई। रामू, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली है। मैं तुम्हारे लिए इतनी दुआएं कर रही थी और आज तुम ठीक हो गए हो। पूजा, मैंने तुम्हें और साहिल को बहुत परेशान किया है। मुझे पता है कि मेरी बीमारी के कारण तुम्हें बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। नहीं रामू, तुम हमारी ताकत हो, हमारी उम्मीद हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। रामू धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने पूजा की मेहनत और त्याग को देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। साहिल की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। आपकी दुआएं, आपकी आशाएं और आपकी मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया, हर कठिनाई को पार किया। पूजा का त्याग और रामू का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अभी भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ के त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है।